सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना है। कुछ कहते हैं कि सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टार्ट करें। कुछ बच्चे बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। तो करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है? और स्पेशली ये 12th स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, 11th क्लास स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। दोनों स्ट्रेटजीज को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टारगेट 12th स्टूडेंट जो अभी फैब मार्च में एग्ज़ाम लिख रहे हैं और जिनका आने वाले 2026 मई में एग्ज़ाम है आईपी मैट के। और आप यहाँ पर अगर 11th स्टूडेंट हैं तो थोड़ी देर बाद आपके लिए भी ओवरऑल रोड मैप बनाऊंगा किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और मॉक कब से स्टार्ट करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले आईपी मैट जो 2026 लग रहा है 12th क्लास स्टूडेंट उनके लिए ऑब्वियस है। फैब और मार्च का जो मंथ रहेगा ये ऐसा ड्यूरेशन है जिसमें उनके 12th बोर्ड चल रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि यहाँ पर हम आईपी मैट की प्रिपरेशन को बिल्कुल होल्ड रख देते हैं। हमें ये नहीं करना है। इस बीच में करना क्या है, हमें कहीं ना कहीं आईपी मैट के मॉक टेस्ट इस ड्यूरेशन में देते रहना है। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईपी मैट अलॉन्ग विथ 12th। ठीक है। सो अभी उनको 12th के साथ में एग्ज़ाम के साथ में कम से कम 1 मॉक पर वीक तो ट्राई करना ही है। आप जैसे भी जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन हो सकता है आके या उसके जस्ट नेक्स्ट डे मॉक लिख दें या वीकेंड पे प्लान कर लें एज़ पर योर एग्ज़ाम। जो मेन सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आपका कहीं ना कहीं फोकस लगता है, तो जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप 12th का सब्जेक्ट पढ़िए। बट जैसे एग्ज़ाम पर्टिकुलर होता है तो आप इमीडिएट आफ्टर उसके दे सकते हैं मॉक टेस्ट और उसका साथ में एनालिसिस। तो ये हो गई है जब आप फैब मार्च में आपके ड्यूरेशन चल रहा है किसका, 12th एग्ज़ाम का। अब जैसे ही आपका 12th एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो ये सबसे क्रूशियल टाइम है आपके लिए और ये सबसे ज़्यादा वेरी कर जाता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट जिनका माइंडसेट आफ्टर 12th बोर्ड कैसा है। और ये काफ़ी डिपेंड करेगा कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को 12th बोर्ड के दौरान कैसा मैनेज किया हुआ है। मतलब आईपीएम एकदम छोड़ दिया था या उसको भी थोड़ा थोड़ा लेके चले हुए थे। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं आईपी मैट की प्रिपरेशन तो एटलीस्ट ये करिए कि मॉक टेस्ट देते रहिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश की जो आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उनकी कम से कम प्रैक्टिस बना के रखिएगा जिससे कि आपकी स्पीड ब्रेक ना हो एंड हैबिट भी ख़त्म नहीं हो। ठीक है, लॉन्ग पैसेजेस पढ़ने की। दूसरी चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्यूए की बात करें तो क्यूए में आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करते रहना चाहिए। 30 to 40 मिनट्स आपको पर डे इन पे देना जरूरी है ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट्स पे। ठीक है। तो मार्च और अप्रैल के अगर बीच की बात करें तो ये एक ऐसा टाइम होता है, मोस्टली क्रैश कोर्स में भी बच्चे आते हैं क्योंकि आफ्टर 12th में भी कई बार 12th के बाद ही कई बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी रहेगी कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12th बोर्ड बीच में आ गए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जस्ट मार्च मिड मार्च में एग्जाम कंप्लीट होंगे आपके, तो आप स्टार्ट कर देना मॉक टेस्ट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट पर वीक। और साथ साथ में आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पे। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग आपकी और ज़्यादा कैसे हो सकती है ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि होता क्या है कि हमें पढ़ने की आदत पड़ चुकी होती है। हम लास्ट 1 मंथ में इतना पढ़ चुके होते हैं 12th का, तो हमारी जो एक स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी होती है पढ़ने की, है ना, कैपेसिटी बढ़ चुकी होती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना कि हम पूरे साल भर से जो चीज़ें अभी लर्न नहीं कर पाए आईपी मैट के सिलेबस की, हम अभी कोशिश करें कि उसको कवर करें। लेकिन अकेला उसको कवर ना करें, हम साथ साथ में क्या करें, टॉपिक क्या नाम टॉपिक टेस्ट और ये सेक्शनल तो पहले से ही हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे। कहीं ना कहीं हमारा मेन फोकस अभी रहेगा मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट हमें लिखने जरूरी है ना। और साथ साथ में इनका जो मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करोगे तो एनालिसिस से हमें ये पता चलेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, जहाँ पे वो वीक हैं आपके, तो उनको आप स्ट्रॉन्ग करते चले। बोलते हैं ना फोकस्ड स्टडी, टारगेटेड स्टडी होनी चाहिए कि हाँ इतना सिलेबस हमारा कंप्लीट है, इसके मॉक्स में मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मॉक्स में गलत हो रही है या हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं ड्यूरिंग द मॉक्स। तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन वीक है एंड वर्क ऑन दैट, स्टडी दैट पार्ट। बाकी रिवीजन और मॉक टेस्ट वो चीज़ें अलग चलती रहेगी। तो 3 चीज़ें हो जाएंगी आपकी। जो एनालिसिस के साथ में आपकी लर्निंग करनी है वो मॉक टेस्ट देना,
ठीक है, और रिवीजन तो चल ही रहा है। तीसरी चीज़ कि जितना हम पढ़ चुके टिल डेट वो रिवीजन तो करना ही है, जिससे कि स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन बनी रहे। एंड द थर्ड थिंग कि जो हमारा फाइनल स्टेज है जो हम मई में लिखने वाले हैं, मतलब मई में हमें जितने भी दिन मिल रहे हैं उन सभी में हम पूरा शिफ्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं मॉक पे। हमें अपने आप को पूरी तरह से, और ये ध्यान रखिएगा आप मार्च मिड से लेके मई तक आप कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम का जो टाइम है मॉर्निंग या इवनिंग जो भी शिफ्ट एग्ज़ाम है आप टारगेट कर रहे हैं उसको उसी टाइम में दीजिएगा। मतलब उससे हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो जाती है। फाइनल एग्जाम जिस टाइम में होती है, जैसे 3 to 5 होती है, तो हमें 3 to 5 लिखनी है मॉक टेस्ट। ठीक है, हमें आदत अपने आप को वैसा ही बनाना है ताकि हम फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं जो हमें अलाइन करने पड़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मॉक की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि हमें मॉक लिखना है और अब थोड़ा सा उल्टे से सोचना है। हमें जितने भी दिन मई में मिल रहे हैं हमें थोड़ा उल्टे तरीके से कैसे सोचना है, हमें ये सोचना है कि अब चीज़ें गलत क्या हो रही हैं। हम बाकी सब चीज़ें कवर कर चुके हैं, अब चीज़ें गलत क्या हो रही हैं, सिर्फ उस पर फोकस देना है और ये देखना है कि गलती अब क्या और हो सकती है, बस उसको और लर्न करना है, उस पर और फोकस बढ़ाना है अपन को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और स्पेशली जो चीज़ें कंसिस्टेंट आपकी रॉन्ग होती चली जा रही हैं वो आपको एक अच्छा खासा स्पेस देती है मार्क्स को जंप करने का, मार्क्स को इम्प्रूव करने का। क्योंकि होता क्या, एक सडन लेवल तक हमारी प्रिपरेशन पहुंचती है तो हम ऐसा फील करते हैं कि यार हम स्टक हो रहे हैं और हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मार्क्स बढ़ाने का वन ऑफ द मेथड इज कि आप रॉन्ग क्वेश्चंस को कम कर लें। ठीक है, हो सकता है वो सिली मिस्टेक्स हो सकता है वो क्वेश्चन रीड करने की मिस्टेक हो रही हो, कॉन्सेप्चुअल लेवल की मिस्टेक हो रही हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, वट एवर द मिस्टेक इज देयर, आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक एंड वर्क ऑन दैट। और मतलब बहुत इंटेंसिफाई होना चाहिए वो सब चीज़, है ना। और ये लास्ट पूरा जो आपका टाइम चल रहा है इसके बीच में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हेल्थ का विशेष ध्यान रखना। ये कहीं स्लाइड में नहीं लिखा मैंने, दिस इज इम्पॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट कि हेल्थ से किसी भी एक दिन भी कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए, हम बीमार ना हो, इवन हमें जुकाम भी ना हो, इसका विशेष ध्यान रहना चाहिए हमें। क्योंकि हमारा अगर एक दिन भी ऊपर नीचे होता है बीमारी में, हम बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, ब्रेक हो जाता है वो, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है ड्यूरिंग द दिस 2.5 months। ठीक है, अब आती है बात उन बच्चों की जो 2027 में आईपीमेट लिखने वाले हैं, उनको मॉक कब से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, सो जो अभी करंटली 11th की एग्ज़ाम लिख रहे होंगे अभी, है ना, सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बोर्ड हो रहेगा, बट मोस्टली Feb to March तक बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं अपर कैप लेके चल रहा हूँ कि यार मार्च लास्ट तक तो सबके एग्ज़ाम हो जाएंगे, मोस्टली बच्चों को तो Feb में ही हो जाएंगे, है ना। तो ये है कि भाई मैंने यहाँ पर आपको अप्रैल से स्टार्ट करा है, एक मंथ का किसी को घूमना फिरना है या कुछ करना है, उसमें डिपेंडिंग ऑन कि एग्ज़ाम कैसे क्या है, अपनी जो बैकलॉग है वो ख़त्म कर लीजिए। वो मतलब वो 1 month का ऐसा पीरियड है कि आप अपने लिए फ्लेक्सिबल रखिएगा, बैकलॉग से लेके वट एवर, है ना, कुछ आपको एक्सप्लोर करनी है चीज़ें वो करके ना यू आर रेडी टू नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट लेवल जर्नी। तो यहाँ पर जो 11th बच्चे हैं, अब 11th से वो 12th में आने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अप्रैल ऑनवर्ड्स अब वो किस में आने वाले हैं, वो 12th में आने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रेजेंट में वो 11th में जो राइट नाउ अभी चल रहा है, 11th की एग्जाम लिख रहे हैं जो अभी 2026 में, उनको करना क्या है, उनके लिए अब एक्चुअल अगर आप 2 year लॉन्ग स्टूडेंट हैं तो आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका होगा कहीं ना कहीं, लेकिन आपकी तरफ से वो हुआ है नहीं हुआ है मेक श्योर, तो वो 1 month की जो विंडो दे रहा हूँ वो बैकलॉग कवर करने के लिए कहीं ना कहीं आपका रहेगा। और अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 1 year स्टूडेंट ही हैं और अभी जस्ट 11th के बाद ही आईपीमेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले फोकस किस पे करना चाहिए। मैं सिर्फ आईपीमेट की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। 11th के बाद जो 12th की प्रिपरेशन आपकी एकेडमिक्स की स्कूल की प्रिपरेशन चल रही होगी, वो अभी ज्ञान यहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन आईपीमेट वाला पार्ट। आईपीमेट का जो सिलेबस है वो आपका कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होना चाहिए, सितंबर तक मैक्स अक्टूबर तक ये सिलेबस कंप्लीशन आपका होना चाहिए। और ये है सिलेबस कंप्लीट होने वाला पोर्शन, ये इन मंथ्स में आपका इन एनी हाउ। अब सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब होता है कि पूरी तरह से टॉपिक आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग हो चुकी है, आपने उनकी प्रैक्टिस भी कर ली है। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, डजेंट मैटर कि टाइम कितना लग रहा है। हाँ, अगर विद इन टाइम लग रहा है, विद इन टाइम आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देन दैट्स वेरी गुड। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम अभी इतना प्रेशर नहीं दे रहा है,
इंपॉर्टेंट इज कि कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है और क्वेश्चन आपसे बन रहा है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, चाहे वो वीए हो, एलआर हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूए हो। आपको कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो चुका होना चाहिए अलॉन्ग विद योर सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है, ये नीडेड है। और इसके साथ साथ में भी, अब इसके साथ साथ में हमें ये क्या करना है, ध्यान दीजिए, 3 तरह की चीज़ें होती हैं, होनी चाहिए, ठीक है। आपको पैरेलली हर सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ हो या एलआर हो, हर सब्जेक्ट में हर वीक में कुछ ना कुछ कवर होते जा रहे हैं टॉपिक्स। हमें उन टॉपिक टेस्ट को भी साथ साथ में कवर करते चलना है, लिखते चलना है। जो भी 1 से 2 टॉपिक टेस्ट पर टॉपिक रहते हैं, हमने टॉपिक कंप्लीट किया अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, हम उनका टॉपिक टेस्ट दे दें, हम उनका एनालिसिस भी कर लें, कुछ भी हमारी लर्निंग है हम उसको फिर इम्प्लीमेंट करें, उससे लर्न करके आगे बढ़े, ठीक है। सेक्शनल्स अलग हमें देते रहना है, ठीक है, मैथ्स का अलग दे दिया, इंग्लिश का, एलआर का, ठीक है, सेक्शनल अलग देने। तो इनिशियल टाइम में आपको ये 2 चीजें करनी चाहिए इनिशियल टाइम में। और जब भी आपके मॉक स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मोस्टली कोचिंग क्या करती है कि अप्रैल मई में स्टार्ट कर देंगे आपके मॉक टेस्ट, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। अब कई बच्चे यहां पर फंस जाएंगे कि सर अभी तो हम 12th में स्टार्ट ही किए हुए हैं, मिड मार्च से शायद उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी होगी और मॉक तो स्टार्ट हो चुके होंगे अप्रैल, मिड अप्रैल से, ये मान लीजिए, तो हमारा तो सर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। आप अपने टाइम पे बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मॉक टेस्ट जब भी स्टार्ट होता है तो कुछ सोच समझ के ही होता है। वैसे आइडियल टाइम क्या होता है, 60-70% सिलेबस आपका हो जाना चाहिए, देन मॉक स्टार्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 60-70 फुल लेंथ मॉक, तभी आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। लेकिन अब यहां पर सीन क्या होता है, बॉटम लेवल पे अगर मैं कहूं कि अगर आपका 30-40% सिलेबस भी आपको लग रहा है कि हो चुका है, तो भी आप दे सकते हैं। उससे रिवर्स प्रिपरेशन चालू हो जाती है कि जो आपने 30-40% सिलेबस कर लिया है क्लासेस में, उसके बेस पर उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस तो मॉक में करेक्ट जाने चाहिए ना। तो फोकस ऑन दैट पार्ट, उस पर नहीं करना है कि हमारा ये तो हुआ ही नहीं है, ये हम क्यों करेंगे, क्या नहीं, फोकस ऑन दैट पार्ट जो कि हो चुका है ऑलरेडी आपका सिलेबस कंप्लीट, ठीक है, उसके करेक्ट होने चाहिए। एंड ग्रेजुअली जैसे एक एक वीक निकलता जाएगा, आपका सिलेबस भी आप प्रिपेयर करते चले जा रहे हैं, तो हर वीक आपको मॉक में इंप्रूवमेंट मिलना चाहिए। इनिशियली क्या होगा, 1 मॉक पर 2 वीक मिलता है ना, या तो 1 मंथ में या पर 2 वीक्स, 1 मॉक आपको मिलेगा पर 2 वीक्स। जनरली ऐसा होता है, 2 वीक में आपको 1 मॉक मिलेगा, है ना। इनिशियली 1-2 महीने के लिए वो 1 मंथ में 1 मॉक दे दें, नहीं तो आप स्टार्ट करें। आपको जैसा भी मिल रहा है, आप क्या करना है, आपको सिर्फ उस पार्ट पे भी इनिशियली फोकस करना है जो पढ़ चुके हो आप, और ग्रेजुअली टाइम बढ़ेगा, है ना, आपका सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। आपको बस एक ही चीज पे हमेशा ध्यान देना है कि आप पर लेट्स से मैथ्स में आपने परसेंटेज पढ़ लिया है, अब अगर मॉक टेस्ट में परसेंटेज का क्वेश्चन किसी भी लेवल का आ रहा है, मतलब वो बनना चाहिए आपको, तो परसेंटेजेस आपको रिवाइज उस लेवल पे करते चलना है। आई होप आप समझ गए होंगे, और यही चीज एप्लीकेबल है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स पे भी, ठीक है। जर्नी आगे बढ़ती है, प्री बोर्ड की बात होगी भाई, जब ये ड्यूरेशन है आपका नवंबर जनवरी से, तो नवंबर जनवरी में ऑब्वियसली सिलेबस हमारा यहाँ पहले ही कंप्लीट हो चुका था, अब हमारा रिवीजन होने वाला है, और यहाँ हमारा ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, सेक्शनल पे रहेगा। और ये पैरेलल बात तो चल ही रही है, 2 वीक में 1 मॉक हमें मिल रहा है, ठीक है ना, तो हमें मॉक तो देना ही है। अच्छा, मॉक ऐसा नहीं कि अकेला मॉक देना है, मॉक दे के एनालिसिस करना है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, हमने जितना सीखा है वो हम एक्चुअली मार्क्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उनमें भी क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन दैट। एंड दूसरा कि हम और क्या कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हम बचपन से पढ़े हुए होते हैं, तो मॉक में हम इंग्लिश खुद से और क्या कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक हैबिट आपको डेवलप करके रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद बात आती है जब आपके बोर्ड चल रहे होंगे, अगेन जब आप 12th में आ चुके होंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट 11th स्टूडेंट जो 2027 में 12th लिखेंगे, तो जब आपके मार्च में 27 में मॉक एग्जाम चल रहे होंगे, बोर्ड्स चल रहे होंगे, उस बीच में अगेन वही जो कहानी अभी मैंने आपके सीनियर्स के लिए बताई है कि आपको मॉक का मिनिमम रखना है, वही 1 मॉक पर वीक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। अगर आप ये सब मेंटेन करके चलोगे ना, तो ये चीज़ आप खुद करोगे, हो सकता है आप 2 मॉक्स पर वीक भी दे दो, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है ना।
और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, एग्जाम की ड्यूरेशन में आपको वीए की स्पीड मेंटेन करके रखनी है। वर्बल एबिलिटी में जैसे आरसी सॉल्व करना हो गया, ये सब चीज़ें, तो वर्बल एबिलिटी को स्पीड मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये एक बड़ा प्लस पॉइंट बनता है कहीं ना कहीं आपके फाइनल स्कोर के लिए। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो आपकी बोलते हैं ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज हो जाता है ये हमारे लिए, एंड इस यहाँ पर हमारे लिए एक ही चीज़ बचती है कि हमारा पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है मॉक्स पे। हमें मॉक्स लिखने हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में मॉक लिखने हैं जिसमें फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसी ड्यूरेशन में हमें मतलब एक्चुअली मॉक टेस्ट लिख के एक्चुअल एग्जाम की जो फील होती है उसको लेके ही एग्जाम लिखनी होती है हमें। ठीक है ना, और मैक्सिमम जितना आप लिख सकते हो सजेस्टेड है, इस बीच में आपके कम से कम 25 से 30 मॉक हो जाने चाहिए, और उनका एनालिसिस, नॉट ओनली मॉक्स, मॉक अकेले नहीं देना है, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इनका एनालिसिस भी आपको करना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एनालिसिस से ही आपको क्या मिलेगा, लर्निंग मिलेगा कि हमें कि हमने क्या गलती करी है, हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है, इस तरह से। तो मॉक एनालिसिस भी हमें देना है। सो दिस इज कंप्लीट रोड मैप फॉर 11th स्टूडेंट जो 2027 में 12th लिखेंगे और आईपीमेट लिखेंगे। ठीक है ना, और ये मैंने बताया फॉर दोज हु आर करेंटली इन 12th, जो अभी 2026 में लिख रहे हैं। नाउ सम कॉमन प्लान जो सबको करने चाहिए कहीं ना कहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि वीक में फिक्स कर दो, अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है इनिशियली तो वीक में फिक्स कर दो कि मॉक हमें देना है या सेक्शनल देना है, उनका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो हमें उन एक टेस्ट की हैबिट डलना चालू हो जाती है। ठीक है, दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज कि आपको एक बुक मेंटेन करनी है, एक डायरी मेंटेन करनी है। एरर लॉग बुक आप नाम दे सकते हो, मॉक एनालिसिस डायरी नाम दे सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो वो सब चीजें आपकी नोट होनी चाहिए, वो चीजें लिखी होनी चाहिए। ठीक है ना, क्यों गलत हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, क्या है। मतलब ऐसा भी नहीं कि आप महाभारत लिखे जा रहे हो, जस्ट फॉर की सिंबॉलिकली कि भाई हम इस तरह की मिस्टेक कर रहे हैं पास्ट मॉक्स में, अब हमें ये नहीं करनी, क्योंकि हर मॉक में कुछ नई मिस्टेक होंगी। और अगर प्रीवियस मिस्टेक भी करते आओगे तो आपकी मिस्टेक फिर सुधार कहाँ हो रहा है। मॉक मतलब सुधार के लिए है, नॉट फॉर जजमेंट। ठीक है ना, और दूसरी और तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, हमेशा जो बच्चे होते हैं ना कि सर हमारे तो इस मॉक में इतने नंबर आए, इस मॉक में इतने नंबर आए, नंबर का मतलब नहीं होता है। नंबर कम हो सकते हैं डिफिकल्ट टेस्ट में, नंबर ज़्यादा हो सकते हैं इजी टेस्ट में। हमें नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, हमें उनकी रैंक से मतलब होता है, और वी कैन से हमें परसेंटाइल से मतलब होना चाहिए। आप हमेशा अगर कंपेयर कर भी रहे हैं तो टॉपर का परसेंटाइल और हमारा परसेंटाइल क्या है वो कंपेयर करना चाहिए। मार्क्स कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, तो मार्क्स की बात हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं करेंगे, हम हमेशा या तो रैंक की बात करेंगे या परसेंटाइल की बात करेंगे। ठीक है, कि हमारी रैंक क्या आ रही है। ठीक है, और हमेशा देखो माइंडसेट की भी बात होती है कि अगर आप टॉप स्टूडेंट बन के रहना चाह रहे हैं तो वैसा आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि यार हमारे स्कोर वही टॉप 5 स्कोर में आने चाहिए, दैट्स इट। अब उसके लिए फिर एफर्ट करना पड़ेगा, तब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ माइंडसेट वाली चीज़ें हैं, कुछ एक्शन प्लान की चीज़ें हैं जो हमें करना जरूरी है, जिससे हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अप रख पाएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, मॉक आर नॉट फॉर जजिंग योर सेल्फ। बच्चे डरते हैं, स्टार्ट ही नहीं करते हैं मॉक देना, मॉक देंगे तो नंबर कम आएंगे। अरे भैया कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा है ना, तुम उसको जज करो। ठीक है ना, मॉक के बेस पर अपने आप को जज मत करिए। क्या करना है हमें, मॉक्स आर फॉर ट्रेनिंग योर सेल्फ, मतलब वो हमें आईना दिखाते हैं कि हम यहाँ पे गलत हैं, हम यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। वो इम्प्रूवमेंट का हमें रास्ता दिखा रहा है, वो जज करने के लिए नहीं है। क्यों जज करने के लिए अपने आप को उतावले हो रहे हो, जज नहीं करना है ना भाई, कहाँ गलती है वो दिखाते हैं। ठीक है ना, क्या नहीं करना है, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करना, भैया सिलेबस हो जाए तब मॉक स्टार्ट करेंगे, नहीं। जब मॉक स्टार्ट हो रहे हैं आपके, अलाइन हो रहे हैं, अगर आप किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो वो कोचिंग तो अलाइन करेगी। ठीक है ना, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, 30-40% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया, जस्ट स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, डोंट वेट कि सिलेबस कंप्लीट होगा ये। ठीक है, एनालिसिस स्किप करना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, मॉक दे दिया मॉक दे दिया। नहीं भाई, मॉक देने का कंप्लीट तब होता है साइकिल जब हम उसका एनालिसिस करें। मॉक अगर 2 घंटे का है तो कम से कम 3
2-3-4 आवर्स लगते हैं, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा। कम से कम 2 to 4 आवर्स इसके एनालिसिस में लगते हैं। एनालिसिस में क्या करना होता है, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए पहले उनको देखो कि भाई सॉल्व करो, रीसॉल्व करो कि गलत क्यों हुए, आइडेंटिफाई करो मिस्टेक्स, डायरी में नोट करो, दिमाग में नोट करो कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, ठीक है ना। जो क्वेश्चन छूट गए थे मॉक देते टाइम पे उनको सॉल्व करो, ट्राई करो कि क्या 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 सॉल्व हो सकता है उनमें से। हो सकता है सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा, तो कई सारी चीज़ें अभी समझ में नहीं आए, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लिया, उनके सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो। अगर समझ में आ जाए तो वेल गुड, नहीं आ रहा है तो ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट करते हैं। तीसरी चीज़ कि जो क्वेश्चन तुमने मॉक के टाइम पे करेक्ट सॉल्व कर दिए थे उनको दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। क्यों ऐसा करना है, कई बार हमें सॉर्ट ऑफ रिवीजन मिलता है और कई क्वेश्चंस की हमें और मेथड मिल जाती है कि हाँ ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत मायने करती हैं, इसलिए हमें मॉक एनालिसिस स्किप नहीं करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या नहीं, सिर्फ स्कोर देखना। बच्चे मोस्टली ये गलती करते हैं, स्कोर का कोई मतलब नहीं है। हमें करना क्या है, हमें रैंक देखनी है, हमारी रैंक क्या आ रही है और रैंक पे हमें फोकस करना है। रैंक या परसेंटाइल, स्कोर से बहुत ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। डिफिकल्ट है तो कम आएगा ही आएगा यार, तुम्हारा नहीं सबका आएगा। इजी है तो अकेला तुम्हारे ज़्यादा नहीं आएंगे, सबके आएंगे। दोनों चीज़ें बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट है तो तुम्हारा ही कम नहीं आए, सबके काम आए। और अगर इजी है तो तुम्हारे ही ज़्यादा नहीं आए, सबके ज़्यादा आए। क्लियर है, हाँ। हर मॉक के बाद स्ट्रेटजी चेंज करना, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक मॉक लिखा ये स्ट्रेटजी थी, अगले मॉक में और कुछ है, अगले मॉक में और कुछ है। इससे आप अपना ट्रेंड नहीं पता कर पाओगे। सो एक स्ट्रेटजी बहुत सोच समझ के बनाओ, मेंटर से डिस्कस करके बनाओ, खुद से सोच के बनाओ, एंड स्टिक टू दैट कि भाई उस पर रहो 2-4 मॉक, एनालाइज करो फिर कि हम क्या कर पा रहे हैं इसमें, फिर चेंज करो उसको। चेंज को फिर और मतलब ऐसे मुंह उठा के चेंज नहीं कर देना है, उस एग्जिस्टिंग में कहाँ क्या बदलाव की गुंजाइश है उसको चेंज करो एंड वर्क ऑन दैट। वैसे कुछ चलो फिर क्या उससे फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है वैसे काम करो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए, करनी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड दिस इज राघवेंद्र द्विवेदी साइनिंग ऑफ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स, जरूर उनको भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प मिलेगी। और अगर आप आईपीमेट एस्पिरेंट नहीं हैं तो अपने कॉलीग्स, अपने रिलेटिव्स या अपने पहचान वाले लोगों को शेयर करो जो आईपीमेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनकी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।